हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे जहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने का चांस रहता है। सभी लोग क्लास नोट में नोट करेंगे इसको। रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। कुछ चर्चा लास्ट क्लास में भी हम लोग किए थे, उसी बात को फिर से रिपीट करते हैं, उससे आगे फिर पढ़ा जाएगा। रो का फार्मूला हम बताए थे RA/L। डेफिनेशन यहीं से बताए थे कि यदि यूनिट लेंथ का कंडक्टर हो जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिटी हो तो इसके रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहते हैं। यहाँ से इसका SI यूनिट आपको बताए थे ओम मीटर। डायमेंशनल फार्मूला निकालना है हम लोगों को, पिछले क्लास में नहीं बताया गया था। आप लोग डायमेंशनल फार्मूला अपने से भी निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला के लिए आपको R का डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए, A का आना चाहिए और L का आना चाहिए। लास्ट क्लास में हम लोग R का डायमेंशनल फार्मूला लिख चुके थे। यह था ML2T-3A-2। कॉपी में देखेंगे, मिलाएंगे। ML2T-3A-2, इसी को यहाँ पे पुट करेंगे। रो इज इक्वल टू R का लिखें ML2T-3A-2, एरिया का L2 और लेंथ का L। देखें, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं तो रो का आ जाएगा ML3, यहाँ देखें एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L बचेगा, T-3A-2। इसको नोट करें जल्दी, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको लिखेंगे ML3T-3A-2। मिटाएं, ओके। अब देखिए, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में भी रो का एक फार्मूला बताए थे, उसको भी लिख लिया जाए यहाँ पर एक बार फिर से। रो इज इक्वल टू M/NE² इंटू टाउ। M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। लास्ट लेक्चर में ये भी बात बताए थे, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस। फिर से एक बार लिख लें, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस। प्रतिरोधकता विमाओं पर निर्भर नहीं करती है, प्रतिरोधकता विमाओं पर निर्भर नहीं करती है। लिखेंगे इसको, प्रतिरोधकता विमाओं पर निर्भर नहीं करती है। अब देखिए, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के लिए रेसिस्टिविटी का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, resistivity
is also different. विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भी भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भी भिन्न भिन्न होती है। आपको एक दो बात याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, मिनिमम, और यह होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, जिसका वैल्यू आपको याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फ्यूज्ड क्वार्ट्ज अब देखें, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज की रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है, जो होती है 10⁻16 ओम मीटर। यह फ्यूज्ड क्वार्ट्ज जो होता है एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी कि इसको इंसुलेटर कह सकते हैं। इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होती है, कंडक्टर की सबसे कम होती है। आपको दिमाग में ये बात को रखना है। सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। और फ्यूज्ड क्वार्ट्ज की रेसिस्टिविटी मैक्सिमम होती है 10⁻16 ओम मीटर। इसको एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट लेके क्लास नोट में लिखें। मिटा दें। अब देखें, हम आपको एक पॉइंट और लिख देते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको मदद मिलेगी। ध्यान से देखेंगे, रो ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज यानी फ्यूज्ड क्वार्ट्ज की रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा, इससे कम एलॉय मिश्र धातु, आपको याद होगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर और सबसे कम कंडक्टर। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी इंसुलेटर की, ये फ्यूज्ड क्वार्ट्ज इंसुलेटर हो गया, इंसुलेटर की, उससे कम मिश्र धातु की, एलॉय की, उससे कम सेमीकंडक्टर अर्धचालक की, सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है कंडक्टर की। अब देखिए, हम आपको 3 ग्राफ और बताते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये पॉइंट पहले लिख लें। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और देखिए कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रो T
टी इज इक्वल टू, यहाँ कैपिटल टी कर देते हैं, यह टी है टेम्परेचर, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ रो टी है रेसिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर टी, रो नॉट है टी डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, रो नॉट है रेसिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। पहले इसको लिख लें, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर सारे टर्म हम लिख दिए, रेसिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता, रो नॉट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टिविटी, अल्फा हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, हिंदी वाले लोग लिख लें, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। यहां से एक बात आप याद करें, रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर फॉर मेटल्स, रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मेटल्स। कंडक्टर के लिए ताप बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर कंडक्टर की रेसिस्टिविटी बढ़ती है। 3 ग्राफ आपको हम फिर से बता दें, ध्यान से इसको देखेंगे और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ देखिए, वेरिएशन इन रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, 3 ग्राफ हम पहले ऐसा लिख देते हैं, वेरिएशन इन रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होने के साथ रेसिस्टिविटी में क्या परिवर्तन होगा, यह हम लिख दिए किसके लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए। पहला जो ग्राफ हम बना रहे हैं किसके लिए, कंडक्टर के लिए, यह ग्राफ होता है ऐसा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज करती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कुछ रेसिस्टिविटी होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। ये हम लिख रहे हैं सुपर कंडक्टर के लिए, अति चालक, सुपर कंडक्टर, अति चालक। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है, आगे हम लोग लिखेंगे अति चालक किसे कहेंगे। व्हाट इज सुपर कंडक्टर, ऐसा मटेरियल जिसका रेसिस्टिविटी सर्टेन टेम्परेचर पर 0 हो जाए, रेसिस्टिविटी जिसका सर्टेन टेम्परेचर पर 0 हो जाए वह मटेरियल कहलाता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कुछ टेम्परेचर पर 0 होता है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ती है, इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ती है। और सेमी कंडक्टर, थर्ड हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए, सेमी कंडक्टर। ध्यान से सारा डायग्राम बनाएंगे ग्राफ। सेमी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज करती है।
सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज करती है। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, resistivity of semiconductor decreases not increases, resistivity of semiconductor decreases with increase in temperature, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है। स्क्रीनशॉट इसका लें और तीनों ग्राफ अपने कॉपी में उतारें। मिटा दें। अभी लॉकडाउन में आपके घर पे कोई काम नहीं है, इस वीडियो को कंप्लीट करें और एक के बाद एक वीडियो कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ें। ये आपका 5वां लेक्चर है, पहले 4 लेक्चर को कंप्लीट करें तब 5वां लेक्चर लिखें। अब सुनिए, 1-2 पॉइंट और इसमें लिख देते हैं। रेसिस्टिविटी increases with impurity। आप लोग केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर में इम्प्यूरिटी टर्म सुने, अशुद्धियाँ फिजिक्स के यूनिट नंबर 9 में एक बार फिर से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ इम्प्यूरिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस देने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती है। किसी मटेरियल की रेसिस्टिविटी इम्प्यूरिटी मिलाने पर बढ़ती है, मैकेनिकल स्ट्रेस देने पर भी बढ़ती है। यहाँ लिख दें, अशुद्धियाँ तथा प्रतिबल बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। यांत्रिक प्रतिबल यानी कि अपने हाथ से या किसी मशीन द्वारा प्रतिबल बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। एक इम्पोर्टेंट टर्म और इसमें लिख देते हैं रेसिस्टिविटी का, सब लोग ध्यान से इसको समझेंगे, लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड increase the resistivity, magnetic field increase the resistivity of all metals except iron, cobalt एंड निकेल। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सभी मेटल के रेसिस्टिविटी को बढ़ाता है, केवल किसको किसको छोड़ करके, आयरन लोहा, कोबाल्ट और निकेल को छोड़ करके सारे मेटल का रेसिस्टिविटी बढ़ा देता है मैग्नेटिक फील्ड। लिख लें इसको, लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल को छोड़कर सभी
धातुओं की प्रतिरोधकता चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ जाती है। रेसिस्टिविटी से रिलेटेड इतना कॉन्सेप्ट आपको फिर से कॉपी में लिख लेना है और इसको पढ़ना है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लोहा, कोबाल्ट और निकेल को छोड़कर सभी धातुओं की प्रतिरोधकता को बढ़ा देती है। सभी धातुओं की प्रतिरोधकता को बढ़ा देती है। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे, अब नया टॉपिक हम लोग देखेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ये भी लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, या लिखेंगे प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता। प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, हम सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला से बताते हैं। टेम्परेचर जब लेस देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग एक ही लेंगे। जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो दो प्रकार का टेम्परेचर कोफिशिएंट लिया जाएगा। हम लोगों के सिलेबस में लेस देन 300 का ही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग केवल उसी को लिखेंगे। देखेंगे फॉर्मूला, आर टी बराबर, यहाँ हम लोग स्मॉल टी टेम्परेचर दिमाग में रखेंगे, टाइम नहीं, टेम्परेचर। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अब यहाँ पर देखें क्या क्या टर्म है। आर टी है रेसिस्टेंस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। हिंदी वाले लोग समझ सकते हैं, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। आर नॉट है रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक। पहले इस कॉन्सेप्ट को लिखें। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिखेंगे, मिटाते हैं इसको। अब देखिए, इसी को हम लोग अगर बढ़ाएं तो आर टी इज इक्वल टू, ये आर नॉट दोनों में गुना करेगा, आर नॉट इंटू 1 आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा टी। अब देखें, ये हो गया आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू अल्फा इंटू टी।
यहाँ से अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू टी। देखें टी है टेम्परेचर, तो इसका ऐसा यूनिट या इसका यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे जो हम लोगों को यूज करना रहता है। यहाँ पर रेसिस्टेंस का ओम, नीचे भी रेसिस्टेंस कैंसिल हो गया, टी को हम लोग लिखेंगे पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका यूनिट हो गया पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू टी। जल्दी से इसको लिखें। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक मिटा दें। अब देखिए आपको हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, हमेशा आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस नहीं दिया रहेगा। तो मान लिया जाए कि हमको T1 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर दो रेसिस्टेंस R1 और R2 दिया गया है, तब हम लोग कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। यहां लिख दें इफ R1 and R2 are resistances at T1 degree centigrade and T2 degree centigrade, then अगर T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया R1 रेसिस्टेंस और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया R2 रेसिस्टेंस, तो हम R1 बराबर क्या लिखेंगे, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T1 लिखेंगे क्या, और R2 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T2। दोनों को डिवाइड कर दें, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया। अब बोलिए क्या लिख सकते हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 बाई 1 प्लस अल्फा T2। लिखें इसको। यदि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर हो गया R1 और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर हो गया R2, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 बाई 1 प्लस अल्फा T2। मिटा दिया जाए। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, जैसे R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर R2 क्या हो गया, लिखेंगे T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड। R1 हो गया रेसिस्टेंस एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा हो गया फिर से एक बार थर्मल या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक, और डेल्टा टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर तापांतर। T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको प्रतिरोध दिया रहे, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध दिया रहे, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको लिखेंगे। अब देखिए, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर ये R1 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, R1 प्लस R1 इंटू अल्फा डेल्टा टी। ये R1 इधर जाएगा, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 इंटू अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब R2 माइनस R1 को हम लोग डेल्टा R लिख सकते हैं क्या, चेंज बताए हैं ना, चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा R इज इक्वल टू R1 इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा बराबर डेल्टा R बाई R1 इंटू डेल्टा टी। चलिए इसको भी लिख लें। कभी कभी अल्फा का डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, किसी 1 ओम रेसिस्टेंस के कंडक्टर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में रेसिस्टेंस में जो चेंजिंग होता है उसे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। ध्यान से देख लें, R1 1 ओम अगर ले लें, R1 ले लें 1 ओम और डेल्टा टी कर दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर। आप लोग इस डिफिनेशन को अपने मन से लिख लेंगे। यदि 1 ओम प्रतिरोध के चालक का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में परिवर्तन को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। चलिए मिटा दें, इस बात को लिख लेंगे। चलिए यहां पर एक बात और लिखेंगे, अल्फा का मान कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। चलो लिखें, लास्ट में एक टेबल भी बनाएंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा इसीलिए फिर से इसको बता देते हैं। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, चालकों के लिए अल्फा धनात्मक होता है। चालकों के लिए अल्फा धनात्मक होता है। अल्फा इज निगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। ठोस कुचालकों के लिए, इंग्लिश में लिख देते हैं पहले, फॉर सॉलिड नॉन मेटल, फॉर सॉलिड नॉन मेटल्स अल्फा इज 0। ठोस कुचालकों के लिए अल्फा का मान 0 होता है। फॉर सॉलिड नॉन मेटल्स अल्फा इज 0। चलो तीनों बात आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है।
अल्फा का मान पॉजिटिव किसके लिए? कंडक्टर के लिए। निगेटिव किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। जीरो किसके लिए? सॉलिड नॉन मेटल्स के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब देखें, हमारे पास जो फॉर्मूला था, देखिए यहाँ से कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हमारे पास फॉर्मूला था R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, था ना। अगर यह अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब क्या होगा? R2 का वैल्यू R1 से ज़्यादा होगा। एक लाइन और इसको बढ़ा देते हैं, R2 बराबर R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी। अब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यदि अल्फा का मान पॉजिटिव तो R2 का मान R1 से ज़्यादा। यदि अल्फा का मान पॉजिटिव तो R2 का मान R1 से ज़्यादा प्लस है। अगर अल्फा का मान निगेटिव तो R2 का मान R1 से कम, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा माइनस। दिमाग में सेट करिए, यदि अल्फा का मान पॉजिटिव तो R2 का मान R1 से अधिक। अल्फा का मान निगेटिव तो R2 का मान R1 से कम। अल्फा का मान जीरो तो R2 बराबर R1। R2 बराबर R1। तो हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, चालकों का बढ़ेगा और कुचालकों के प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें दोनों बात लिखें और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ध्यान से पढ़ करके बनाएंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडक्टर का भी सेमीकंडक्टर का भी। लिखें, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases with increase in temperature। ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। और रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस with increase in temperature। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। ये दोनों बात बिल्कुल दिमाग में सेट करेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालकों का प्रतिरोध घटेगा। अर्धचालकों का प्रतिरोध घटेगा और चालकों का प्रतिरोध बढ़ेगा। स्क्रीनशॉट लेंगे या स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे। सभी लोग वीडियो को 240 मोड में देखेंगे। 240 रिजोल्यूशन करने पर वीडियो साफ दिखता है, 144 में साफ नहीं दिखता है। बहुत लोगों का मैसेज आया है कि वीडियो साफ नहीं चलता है। सभी लोग अपने वीडियो का रिजोल्यूशन 240 करके देखेंगे, वीडियो साफ चलेगा। मिटा दें।
अब देखिए सारे बात को हम एक टेबल में लिख देते हैं और हेडिंग दे देते हैं इसका वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस of some electrical materials with temperature. Variation of resistance of some इलेक्ट्रिकल मटेरियल विथ टेम्परेचर, ताप के साथ ताप बढ़ाने पर कुछ इलेक्ट्रिकल मटेरियल के रेसिस्टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, इस बात को लिखेंगे। यहाँ लिख दिए हम मटेरियल, यहाँ लिख दिए टेम्परेचर कोफिशिएंट, बहुत बार ये टर्म सुन चुके, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, और इधर लिख दिए वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। सब लोग पहले ऐसा टेबल बनाएंगे और इसमें एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहला मटेरियल हम ले लिए मेटल, मेटल मीन्स धातु, मेटल मीन्स धातु। तो धातु का हम आपको पहले ही बता दिए, अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है, प्लस भी लिख रहे हैं मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव। और ये भी बता दिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर धातुओं का रेसिस्टेंस बढ़ता है, यहाँ लिख दिए इंक्रीजेज, इंक्रीजेज बढ़ता है। दूसरा लिख दिए सॉलिड नॉन मेटल्स, सॉलिड नॉन मेटल्स, हिंदी आप लोग अपने से लिखेंगे ठोस अधातुएं, ठोस अधातुएं। इसका जो होता है अल्फा का वैल्यू 0 और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, स्वतंत्र। सॉलिड नॉन मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर उसके रेसिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा लिखेंगे सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, अर्धचालक हम आपको क्या बताए हैं, निगेटिव, और ये डिक्रीजेज, घटता है, सेमीकंडक्टर का घटता है। पहले इस तीनों को लिखें, इसको मिटाएंगे। मेटल्स का पॉजिटिव होता है, आर का वैल्यू इंक्रीज करता है, सॉलिड नॉन मेटल का 0 होता है, आर के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है, आर का वैल्यू डिक्रीज करता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लिखेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं। चौथा लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। इसका भी थर्मल कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है, ये भी डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब उसका रेसिस्टेंस घटता है, क्योंकि उसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा का वैल्यू होता है निगेटिव। आयोनाइज्ड गैसेज, आयोनाइज्ड गैसेज, आयनीकृत गैसें, आयनीकृत गैसों का भी निगेटिव होता है, ये भी डिक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस इसका।
और लास्ट लिख देंगे एलॉयज, मिश्र धातुएं, इसका थर्मल कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट स्मॉल पॉजिटिव होता है, स्मॉल पॉजिटिव होता है, तो इसका वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, लगभग नियत होगा, यह चेंज नहीं करेगा। फिर से सब लोग ध्यान से सुन लें। मटेरियल्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा का वैल्यू क्या होगा डिफरेंट मटेरियल के लिए, और टेम्परेचर इंक्रीज कराने पर उसका रेसिस्टेंस कैसे चेंज होगा। हम 6 तरह का मटेरियल लिखे। मेटल का पॉजिटिव होता है, इंक्रीज करता है रेसिस्टेंस। सॉलिड नॉन मेटल का 0 होता है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है, घटता है। इलेक्ट्रोलाइट का निगेटिव होता है, घटता है। आयोनाइज्ड गैस का निगेटिव होता है, घटता है। एलॉयज का स्मॉल पॉजिटिव होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। आज का वीडियो में क्लास यहीं तक रहेगा, क्योंकि अगला टॉपिक स्टार्ट करने पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि किसी कंडक्टिंग वायर को हम लोग स्ट्रेच करेंगे, उसको खींचेंगे, तब उसके रेसिस्टेंस में कैसे परिवर्तन होगा, रेसिस्टेंस कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या करेंगे तो कितना बढ़ेगा, और ओम्स लॉ का लिमिटेशन, ओम्स लॉ का लिमिटेशन हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।